हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को जीसीसी क्लासेज में। मैं प्रदीप कुमार आज क्लास 10th का जो फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस प्रकार से प्रवर्तन होता है, उसके नियमों को जानेंगे। बारी बारी से सबको इस प्रकार से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रकाश है क्या, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। मतलब प्रकाश को हम बोल सकते हैं कि एक बाह्य कारक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ईश्वर की दी हुई ऐसी धन है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख देख पाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, मतलब हम जिससे किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या कर रहा है, कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जो क्या करती है, हमेशा सीधी रेखा में, हमेशा क्या, तो सीधी रेखा में ही गमन करती है, सरल पथ पर ही गमन करती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है प्रकाश निर्वात से भी गुजर सकती है। और क्या हो सकती है, प्रकाश कहाँ से गुजर सकती है, तो निर्वात से। निर्वात मतलब जहां हवा नहीं हो, वहां से भी आसानी से प्रकाश क्या हो सकती है, गुजर सकती है। अब कह रहा है कि प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतना के चाल से क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश के चाल चल पाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या था, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, और प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, मतलब दोनों है। फिर आगे और भी वैज्ञानिक आए तो इन्हीं को संशोधन करके बताया गया कि उसके साथ साथ प्रकाश क्या है, ऊर्जा के रूप के साथ साथ प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यानी उसके जैसा विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा भी काम करता है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है प्रकाश की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ लाइट। देखिए कह रहा है कि 19वीं सदी में क्या, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मतलब सबसे पहले 19वीं सदी में बताया गया कि प्रकाश जो होती है वो किस रेखा में, तो सीधी रेखा में ही गमन करती है, सरल पथ पर गमन करती है। और यही प्रकाश की किरण जब कोई किनारे पर मुड़ जाती है तो उसी को विवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज दैट ये प्रकाश की किरण आ रहा है, आने के बाद कोई वस्तु इसके आगे रखा हुआ है, तो इस पर से टकराने के बाद जो प्रकाश मुड़ जाएगा, इसी घटना को हम विवर्तन के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है 20वीं सदी में क्या, तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, यानी 20वीं सदी में आधुनिक जो क्वांटम सिद्धांत है वो दिया गया, जिसमें बताया गया कि प्रकाश ना तो केवल तरंग है ना केवल कण। किसी एक हम नहीं बोल सकते हैं कि ये केवल तरंग है या यह केवल एक कण है। तो आगे इसी को बताया गया कि ये दोहरी प्रकृति को रखता है, मतलब कि जो प्रकाश है ये एक प्रकार का कण भी है और प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है। अब देखिए आता है किरण और किरण पुंज। किरण किसको कहेंगे और किरण पुंज किसको कहेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है किरण, रे। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। आगे देखिए कहा गया है कि किरण को तीर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से किरण को हम तीर से दर्शाते हैं और किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। अब देखिए समझ लेते हैं कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश पुंज किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं।
देखिए भाई यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, कह रहा है किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज को मुख्यतः कई भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो सबसे पहले देखिए बांटा गया है समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, उसके बाद अपसारी प्रकाश पुंज आता है। अब इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए किसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज का परिभाषा हम दे सकते हैं, इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें परस्पर समांतर हो, मतलब एक ही रेखा में समांतर सभी प्रकाश के किरण होगा, उसी को हम समांतर प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ फिगर के माध्यम से देखिए बताया गया है, सारा प्रकाश का जो किरण होगा एक सरल और सीधी रेखा में जाता हुआ प्रतीत होगा, तब इस प्रकार से जो प्रकाश की किरण का गमन करती है इसी को समांतर प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। आगे देखिए अब इस सारी प्रकाश पुंज को समझ लेते हैं। अब इस सारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश की किरण अलग अलग बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, तब इसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है इसे संतृप्त प्रकाश पुंज कहते हैं। अच्छा, अभिसारी प्रकाश पुंज तो अब समझ लिए, अब समझ लेते हैं अपसारी। अच्छा, एक चीज आप देखिए, संतृप्त मतलब क्या होता है? तो संतृप्त मतलब होता है अलग अलग बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर मिलना। जैसे सपोज दैट यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा, आने के बाद एक बिंदु पर जाकर सारा प्रकाश की किरण अगर मिल रहा है तो इसी को हम संतृप्त के नाम से जानते हैं। जब पूरी तरह से मिल जाएगा तो इसी को हम अभिसारी प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। अभिसारी के मतलब आना, यानी कहीं अनंत से प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पर मिलेगा। अब आता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए क्या है, कह रहा है जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से मिलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है इसे अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसरित या फिर अपसारी दोनों सेम है। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? एक बिंदु से जब प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तब इस घटना को हम अपसारी प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं और यहाँ से फिर क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, जब अलग अलग दिशाओं में यही प्रकाश की किरण फैल जाएगा तब इस घटना को हम अपसारी प्रकाश पुंज के नाम से जानेंगे। अब देखिए पदार्थ के बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहले समझ लेते हैं आत्मदीप्त या अदीप्त। ऐसा पदार्थ जिसका क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदाहरण के जरिए बताया गया है। यहाँ पे देखिए चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, दीपक हो गया, या मोम हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो पदार्थ है सभी का क्या है, तो खुद का प्रकाश है, अपना प्रकाश है, इसलिए इसे हम आत्मदीप्त पदार्थ के नाम से जानेंगे। अब देखिए आता है अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे हम अदीप्त पदार्थ के नाम से जानते हैं, लेकिन दूसरे जब इस पर किसी दूसरे पदार्थ के प्रकाश पड़ता है तो उसको ये क्या कर देता है, प्रवर्तित कर देता है और इसमें चमक आ जाती है। देखिए वही कह रहा है वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, ये अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रवर्तित कर देते हैं। तो वही यहाँ पर भी डिफिनेशन में दिया गया है कि वैसा पदार्थ जो क्या करती है, खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है, लेकिन जब इस पर कोई दूसरे पदार्थ का प्रकाश पड़ेगा तो ये उस प्रकाश को प्रवर्तित कर देगी और इसमें चमक उत्पन्न हो जाएगा। जैसे में समझ लीजिए, जैसे पत्थर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। देखिए पत्थर हो गया, टेबल, कुर्सी, ये सब अदीप्त पदार्थ का उदाहरण है।
अब देखिए यहाँ पे नोट में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा भी क्या है, तो एक अदीप्त पदार्थ है, मतलब इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इस पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद जो चंद्रमा होता है ये उस प्रकाश को प्रवर्तित कर देती है, जिसके कारण जो चंद्रमा होती है वो चमकती हुई प्रतीत होती है। देखिए वही कह रहा है कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, वह सूर्य प्रकाश को प्रवर्तित करता है। अब देखिए पारदर्शी पदार्थ के बारे में समझ लेते हैं। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपे मतलब आसानी से क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या परिभाषा दिया हुआ है, कह रहा है जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन या फिर निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हम कांच को देखते होंगे, कांच में क्या होता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो आर पार आसानी से हो जाता है, बिना किसी समस्या के आर पार हो जाता है। तो जब आर पार हो जाता है तो उसको हम पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत रखेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे उदाहरण समझिए, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कांच से क्या होता है, आसानी से क्या हो जाता है, प्रकाश के किरण आर पार हो जाता है, जो कि कार उर में लगा हुआ रहता है। पानी, पानी में भी देखते होंगे कि कभी कभी नदी या तालाब में क्या होता है, आसानी से हमें उस नदी का तल दिखाई देने लगता है, या फिर घर में जब हम किसी बर्तन में पानी को लेते हैं, अगर वो साफ स्वच्छ पानी रहेगा तो आसानी से क्या होगा, उस बर्तन का तल दिखाई देने लगता है। तो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, मतलब उससे जब प्रकाश आर पार हो जाता है, जिसके कारण प्रवर्तन और अपवर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हवा। हवा से भी क्या होती है, प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाती है। अब आता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे समझ लीजिए पत्थर हो गया, ईंट हो गया, और भी किताब हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, ये सारा जो पदार्थ है वो क्या है, तो अपारदर्शी पदार्थ है, मतलब उससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाता है। अब समझिए पारभासी किसे कहेंगे, पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे, तो पारभासी पदार्थ का डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के कुछ अंश ही आर पार हो पाते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे में समझ लीजिए तेल लगा कागज, जब हम कोई कागज में सादा कागज लेंगे, लेने के बाद उसमें क्या करेंगे, उसमें तेल को लगा देंगे, लगाने के बाद जब हम क्या करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे तो उससे कुछ ना कुछ अंश आर पार हो जाएगा, लेकिन बिना तेल लगे हुए पेज पर प्रकाश की किरण जब डालेंगे तो आर पार नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या उदाहरण हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तेल लगा कागज। घिसा हुआ कांच, जब कोई कांच को हम रगड़ देंगे, घिस देंगे, घिसने के बाद जब उस पर हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या होगा, आर पार नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन कुछ ही अंश आर पार हो पाएगा। इसलिए इसको भी पारभासी पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। अब समझ लीजिए छाया, शैडो, छाया किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरण के गमन पथ में कोई अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता है, तो रखने के बाद क्या होता है, प्रकाश उससे आर पार नहीं हो पाती है, जिसके कारण वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम शैडो के नाम से जानते हैं, छाया के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या परिभाषा दिया हुआ है, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है
तो प्रकाश उस पारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आता है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन का परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पे पड़ती है, तो पड़ने के या फिर दर्पण पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या है, करा है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और देखिए करा है, जिस सतह से प्रकाश प्रवर्तित होता है उसे प्रवर्तक सतह कहते हैं, और चांदी जो है सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह है। मतलब जैसे हम कोई दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, समतल दर्पण है, यहां से क्या आया, प्रकाश की किरण आया, आने के बाद क्या हो गया, इसका प्रवर्तन हो गया, ठीक है, इधर से आया इधर चला गया, ये बीच में अभिलंब होता है। ठीक है, तो जब इधर से आया, मान के चलिए ये हवा है, क्या है, हवा, माध्यम का नाम दे देते हैं हवा, तो ये हवा से आया और हवा में ही चला गया वापस लौटकर, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और ये, हाँ, जिस पदार्थ पर प्रकाश के किरण पड़ेगा, अगर प्रवर्तन की घटना हमको देखना है तो उसका एक साइड कलई किया हुआ रहना चाहिए, मतलब रंगा हुआ रहना चाहिए। देखिए इस प्रकार से जो ये चिन्ह दिए हैं, इसका मतलब होता है कलई किया हुआ। देखिए, और जिस सतह पे प्रकाश की किरण पड़ता है उसको हम बोलते हैं प्रवर्तक सतह। ठीक है, और ये जो प्रकाश की किरण आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, ये जो प्रवर्तित होकर जो प्रकाश की किरण जाती है इसको प्रवर्तित किरण बोलते हैं, और दोनों के बीच जो एक लंबा सीधा लाइन लिया जाता है इसको विलंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो समझ लीजिए कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम है वो दो नियम है, कौन कौन है, तो देखिए पहला नियम क्या है, तो पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो होगा एक ही तल में होगा, मतलब एक ही बिंदु में होगा। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे देखिए, ये कोई समतल तल है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, आने के बाद क्या हो गया, इसका प्रवर्तन हो गया, और इस पर जो अभिलंब तीरे तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर तीनों है कि नहीं। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण और जाने वाला किरण को प्रवर्तित किरण, और दोनों के बीच जो लंबा सीधा लाइन लिया जाता है उसको अभिलंब बोलते हैं। तो तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होगा। पहला नियम खत्म हो गया। अब दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण आई प्रवर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, जो आपतन कोण होता है और प्रवर्तन कोण जो होता है, आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं, ठीक है, बराबर कोण आर, यही कह रहा है दूसरा नियम, मतलब जो आपतन कोण आई और प्रवर्तन कोण आर जो है दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को आपतन कोण के नाम से जानेंगे। अच्छा, अब प्रवर्तन कोण को समझ लेते हैं। तो प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम प्रवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब है प्रवर्तन के प्रकार। पहला आता है नियमित प्रवर्तन, दूसरा अनियमित प्रवर्तन। प्रवर्तन दो तरीका से होता है, पहला नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित प्रवर्तन किसे कहेंगे,
तो नियमित प्रवर्तन जो प्रकाश की किरण नियम के अनुसार प्रवर्तित होती है उसे नियमित, और जो नियम के पालन करके प्रवर्तित नहीं होती है उसे अनियमित प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, नियमित प्रवर्तन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि चिकनी और चमकीली सतह पर किरणें नियमित रूप से प्रवर्तित होती है, तब उसे हम नियमित प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण क्या होता है नियम के अनुसार, जैसे क्या होता है, ये समतल दर्पण हो गया, यहाँ पे प्रकाश की किरण आया, सॉरी यहाँ से प्रकाश की किरण आया, आने के बाद इसका क्या हो गया, नियम के अनुसार प्रवर्तन हो गया। जब यहाँ पे हम अभिलंब तीरते हैं तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों जब आपस में बराबर हो जाता है तब इसको हम कहेंगे नियमित प्रवर्तन। ठीक है, अनियमित प्रवर्तन किसे कहेंगे, तो जब क्या होता है रुखड़ी और सतह पर जब किरण क्या होती है अनियमित रूप से प्रवर्तित होती है तब उसे हम अनियमित प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कोई रुखड़ी चिकनी सतह तो रुखड़ी और चिकनी सतह तो है, लेकिन इस पर जो प्रकाश की किरण है नियम के अनुसार प्रवर्तित नहीं हो पा रही है। जैसे देखिए यहाँ प्रकाश की किरण आया, आने के बाद इधर चला गया। ठीक है, इधर से प्रकाश की किरण आया, इधर चला गया, लेकिन ये नियम को पालन नहीं कर पा रहा है। जब हम क्या करेंगे दोनों के बीच अभिलंब तिरेंगे तो दोनों कोण आपस में बराबर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम अनियमित प्रवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रवर्तन के महत्वपूर्ण पद। ठीक है, सबसे पहले आता है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो देखिए समझ लीजिए वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। दर्पण है, ठीक है, यहाँ अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रहा है, आकर दर्पण में पड़ रहा है, उसी को किस नाम से जानेंगे, तो आपतित किरण के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपतन बिंदु किसे कहेंगे, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, तो आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रकाश के किरण जो आपतित प्रकाश की किरण है ये दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ रही है, यानी इस बिंदु का नाम हम O मान लेते हैं, तो यही बिंदु क्या कहलाता है, तो आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, आगे समझिए प्रवर्तित किरण, वह किरण जो दर्पण के प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है प्रवर्तित किरण कहलाती है। अब देखिए टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, ये वापस लौट गया। ठीक है, जब वापस लौट गया प्रकाश की किरण इधर से आया, आने के बाद क्या हो गया, आपतन बिंदु पर पड़ा, पड़ने के बाद ये जब उसी माध्यम में वापस लौट गया यानी चला गया, तो इसी को हम प्रवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। अब अभिलंब किसे कहेंगे इसको समझ लीजिए, तो कह रहा है वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। अब देखिए आपतन बिंदु पर जो लंबा लाइन खींचते हैं दोनों किरणों को अलग करने के लिए इस प्रकार से, इसी को हम अभिलंब के नाम से जानते हैं, यानी अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हो गया, क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, और ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसी को हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं,
तो प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रवर्तन कोण कहते हैं। ये रहा प्रवर्तित किरण और ये रहा अभिलंब, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसी को हम प्रवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आता है प्रतिबिंब, इमेज किसे कहेंगे? तो समझ लीजिए, कह रहा है कि जिस बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद संतृप्त होती है या संतृप्त होती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर, ठीक है, निकलकर जब आती है तो आने के बाद उसका क्या होता है? प्रवर्तन या अपवर्तन होता है। तो प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है यानी संतृप्त होती है, संतृप्त होती है या संतृप्त होती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को बिंदु को हम प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोई दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया प्रधान अक्ष, जिसको हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। यहाँ कोई वस्तु रख दी, ये भी यहाँ से प्रकाश की किरण आया, आने के बाद इसका क्या हो गया? प्रवर्तन हो गया। यहाँ से फिर एक प्रकाश की किरण आया, आने के बाद क्या हो गया? प्रवर्तन हो गया। आकर कहाँ मिला? इस पॉइंट पे मिला। तो ये जो पॉइंट बन रहा है इसी को हम प्रतिबिंब के नाम से जानेंगे। अब देखिए, प्रतिबिंब के प्रकार को समझ लेते हैं। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण क्या होती है? आ रही प्रकाश की किरण प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होती है यानी मिलती है, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, यहाँ पे ये क्या है? अवतल दर्पण है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, ये एक प्रधान अक्ष है, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, आने के बाद इसका क्या हो गया? प्रवर्तन हो गया। ये क्या वास्तविक रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि प्रवर्तन प्रकाश का हो रहा है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? तो वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। अब देखिए आता है काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए क्या कर रहा है, अब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश के किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब संतृप्त होती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, ये कोई क्या हो गया? ये है समतल दर्पण। ठीक है, यहाँ कोई वस्तु हम रखते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, इसका प्रवर्तन हो गया, फिर यहाँ से प्रकाश की किरण आया, इसका प्रवर्तन हो गया, फिर प्रकाश की किरण आया, इसका प्रवर्तन हो गया। तो ये कहीं पर भी हमें वास्तविक रूप से मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। जब इसी किरण को जब हम डॉट डॉट से मानेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, तो जहां पे ये मिलता हुआ प्रतीत होगा वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए, हम माने कि यहाँ जाकर मिल सकता है, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब था उसमें हमको वास्तविक रूप से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था प्रकाश की किरण, इस प्रकार से। ठीक है, आप समझ लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। तो समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है? कह रहा है कि यह प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यानी वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है कैसे बनता है? तो प्रकाश के वास्तविक कटान से बनता है, मतलब प्रकाश जब वास्तविक रूप से मिलती है तब जाकर एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है।
आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो ये जो प्रतिबिंब होता है प्रकाश की किरण के क्या तो काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है, यानी मिलता हुआ प्रतीत होता है, तब जाकर ये हम मानते हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, करा यह प्रतिबिंब सामान्यतः उल्टा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो उल्टा होता है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब देखिए कह रहा है तीसरा पॉइंट में, कह रहा है इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं हम? पर्दे पर आसानी पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक जो प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। चौथा पॉइंट समझिए, कह रहा है यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए आता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषता। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं काल्पनिक होते हैं, जिसके कारण उसे क्या तो पर्दे पर हम उतार नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए कह रहा है प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है? तो सीधा होता है, ना कि उल्टा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, वस्तु के समान आकार का होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार कैसा होता है? तो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा ही प्रतिबिंब भी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। अच्छा, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा जितना हम वस्तु को दर्पण के सामने लेके जाएंगे, प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए ये कह रहा है कि ये सर्व विपरिवर्तन को दर्शाता है, मतलब बायां वाला भाग दायां हो जाता है और दायां वाला भाग बायां हो जाता है। पसर्व विपरिवर्तन किसको कहते हैं? जब दायां वाला भाग बायां में और बायां वाला भाग दायां और दिखाई देने लगता है, तो इसी को सर्व विपरिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आता है विपरिवर्तन और पसर्व विपरिवर्तन, मतलब विपरिवर्तन किसे कहते हैं और पसर्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले विपरिवर्तन को समझ लेते हैं। तरह प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूमा प्रतीत होता है, यानी ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, तब हम इस घटना को विपरिवर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए फिगर से समझिए, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है? सीधा रखा हुआ है, जैसे हम पी को ही ले लेते हैं, ठीक है। जब क्या हो यही वाला वस्तु क्या ये जो पदार्थ है ये क्या हो पी टाइप को जो बना हुआ है ये 180 डिग्री पर घूम जाए, यानी हमें जो दिखाई देता है वो घूमता हुआ प्रतीत जो होता है, मतलब उल्टा दिखाई देगा। 180 घुमाएंगे तो कैसे होगा? ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर, इस प्रकार से, ठीक है। जब इस प्रकार से दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो विपरिवर्तन बोलते हैं। अब समझिए पसर्व विपरिवर्तन, ठीक है। तो देखिए पसर्व विपरिवर्तन किसे कहेंगे? तो कह रहा है प्रतिबिंब ऊर्ध्व अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है और क्या हो जाता है? दायां भाग बायां भाग में दिखाई देने लगता है, तब इस घटना को हम पसर्व विपरिवर्तन कहते हैं। जब क्या होता है यही वाला भाग 180 डिग्री पर तो घूमता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर घूमता, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा में ही घूमता है। जैसे हम इस प्रकार से हाथ रखे हुए हैं तो इस प्रकार से घूम गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम ये पी टाइप का कोई वस्तु लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा ही क्या हो जाएगा? इसका जो दाहिना हिस्सा है बामा हिस्सा में चला जाएगा और ये बामा हिस्सा दाहिना हिस्सा में चला जाएगा, इस प्रकार से। अब इस प्रकार के घटना को हम पसर्व विपरिवर्तन कहते हैं।
अब आता है दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, तो सब देखिए दर्पण को पहले तो 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, तो पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा प्रबलयिक दर्पण। उसके बाद क्या किया गया है, गोलीय दर्पण जो है इसको 2 भाग में बांटा गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम सभी दर्पण के बारे में बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि समतल दर्पण किसको कहेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है परिभाषा, कर रहा है जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, दर्पण का जो सतह होगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या होगा, जब समतल होगा, प्लेन होगा, तब इसको हम समतल दर्पण के नाम से जानेंगे। अब आता है गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोल हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कह रहा है कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, और गोलीय दर्पण को कई भाग में बांटा गया था, 2 भाग में, कौन कौन, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आज समझ लीजिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, तो उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, तो ये जो दर्पण है अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका क्या है, जो ये जो प्रवर्तक सतह है हुआ है। अब उत्तल दर्पण देखिए इस प्रकार से होता है, इसका क्या है, जो प्रवर्तक सतह है वो क्या है, तो वो उभरा हुआ है। ठीक है, यानी जो प्रवर्तक सतह है, ये वाला जो सतह है ये क्या है, उठा हुआ है, उभरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए प्रबलयिक दर्पण। प्रबलयिक दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो, मतलब पूरी तरह से गोल नहीं होता है। बोल सकते हैं वैसा दर्पण जो पूरी तरह से गोल नहीं होता है उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं, तो प्रबलयिक दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु दिया गया है, जैसे ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और भी आएगा, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया। ये सबको अब परिभाषा से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ध्रुव समझ लेते हैं कि ध्रुव किसे कहेंगे, पोल किसे कहेंगे। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण में समझिए, इस प्रकार से कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका जो ये बिंदु हुआ इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो पोल के नाम से जानते हैं, ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सी से सूचित करते हैं। अब आता है द्वारक। द्वारक किसे कहेंगे, तो जो दर्पण की चौड़ाई होता है उसी को हम द्वारक कहते हैं, इसको हम एम डैश से दर्शाते हैं। अब आता है वक्रता त्रिज्या। करा है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। मान चलिए ये क्या हो गया, एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, सी है, ये एफ है। ठीक है, तो ये हो गया पोल यानी ध्रुव, तो ये वक्रता केंद्र यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ये ध्रुव हो गया, तो इन दोनों के बीच जो दूरी है उसी को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं।
अब आता है मुख्य फोकस। करा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जहां से आती हुई प्रतीत होती है वह मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए, ये दर्पण है, अवतल दर्पण, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, आने के बाद क्या हो गया, इसका प्रवर्तन हो गया। तो प्रवर्तन के बाद या जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष के, ये इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, ठीक है, ये प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। तो ये जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर प्रवर्तन के बाद प्रकाश की किरण मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि फोकस दूरी किसको कहते हैं। तो फोकस दूरी किसको कहेंगे, तो मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए, नोट में क्या कर रहा है, कर रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, हमेशा वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। इसे याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। देखिए फिगर से भी समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है, एक ये दर्पण है जो क्या है, एक गोला का भाग है। इस गोला का जो ये केंद्र है, ठीक है, इसको हम ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और इस केंद्र से ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मतलब प्रधान अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसके बीच के केंद्र को हम सी बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को आर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। अब आता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। मतलब कि अवतल दर्पण में हम किस प्रकार से प्रतिबिंब को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए समझिए, सबसे पहले कह रहा है अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी अंदर की सतह चमकदार होती है और वही प्रकाश को प्रवर्तित करती है। अतः अवतल दर्पण के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है, और ये धंसा हुआ भाग जो होता है चिकनी और चमकीली होती है, ठीक है, जो क्या करती है, प्रकाश को प्रवर्तित कर देती है। देखिए पहला नियम क्या कहता है, तरह की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम क्या कहती है, तो कहता है कि जब कोई अवतल दर्पण हो, ठीक है, ये मान चलो अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, इस पर जब प्रकाश के किरण पड़ेगा तो पड़ने के बाद जब पड़ेगा तो इसका क्या होगा, प्रवर्तन होगा। तो जब प्रवर्तन हो जाएगा तो प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा वह मुख्य फोकस कहलाएगा, या फिर जो प्रकाश के किरण होगा वो मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगा, ना कि वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम समझिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण प्रवर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जैसे कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये दर्पण हो गया, अब तक यहाँ से प्रकाश की किरण से आया, कहाँ से होकर गुजरा, तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरा। गुजरने के बाद जब दर्पण पे पड़ता है तो पड़ने के बाद ये क्या हो जाता है, इसका प्रवर्तन ना होकर ये वापस उसी माध्यम में उसी दिशा में वापस लौट जाती है। दूसरा नियम यही था। तीसरा नियम समझ लीजिए, कह है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
ये प्रधान अक्ष है, ये कोई वस्तु है। यहाँ से अगर कोई प्रकाश डायरेक्ट रूप से फोकस पर पड़ती है तो पड़ने के बाद जब फोकस से होकर गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगी, प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी इस प्रकार से। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं कि वस्तु को कहाँ किस जगह पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। अब स्थिति पहला समझिए, जब हम क्या करते हैं वस्तु को हम एफ और पी के बीच रखते हैं, मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। ये दर्पण हो गया और ये प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया और ये पी हो, सॉरी एफ हो गया, मुख्य फोकस हो गया। दोनों के बीच में हम वस्तु ए भी रख दिए। जब हम वस्तु को ए भी रखे तो ये इससे प्रकाश की किरण निकलने के बाद ये वापस लौट जाती है, सी से होकर लौट जाती है, ठीक है। दूसरा प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर होती है, होने के बाद एफ से होकर गुजरती है। जब हम इसको डॉट डॉट से पीछे की ओर मिलाते हैं तो जहां पे ये मिल रही है वहां पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। मतलब जब हम वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ये दर्पण के आगे हो गया, ये दर्पण के पीछे हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। यानी दो प्रकाश की किरण जहां मिलेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ मिल रहा है, तो पीछे की ओर मिल रहा है तो पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरा देखिए, ये काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। ये क्या है, काल्पनिक है, पीछे जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो वो हमेशा काल्पनिक ही रहेगा, ठीक है। और क्या है, सीधा है। सीधा कहने का मतलब वस्तु देखिए ए भी इस प्रकार से रखा गया था तो प्रतिबिंब भी ऊपर के ही बना, ना कि नीचे की ओर बना, ठीक है। क्या है, तो वस्तु से बड़ा है। अब देखिए वस्तु रखे थे इतना, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा। यानी प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बन रहा है वो क्या है, वस्तु से बड़ा है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हजामत दर्पण के रूप में करते हैं और डॉक्टर का दर्पण है, यानी डॉक्टर द्वारा भी इस दर्पण को यूज किया जाता है, दांत आंख नाक ये सारे को चेक करने के लिए। अब आता है स्थिति 2, करा कि वस्तु जब एफ पर हो, ठीक है। जब हम क्या करते हैं वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो रखने के बाद क्या होता है, एक प्रकाश की किरण इधर चला जाता है, जाने के बाद क्या होता है, ये वापस उसी माध्यम में वापस उसी दिशा की ओर लौट जाती है, जो सी से होकर गुजरती है, वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है। और दूसरा प्रकाश की किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, प्रवर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो गुजरने के बाद ये देखिए हमको मिलता हुआ कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है, ना ही वास्तविक रूप से कहीं दोनों प्रकाश के किरण मिल रहा है। तो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा आगे कहीं बन सकता है, आगे कहीं बन सकता है, मतलब जिसको हम अनंत बोल सकते हैं। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। अच्छा, जब भी कोई वस्तु क्या हो, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में बने तो कैसा होगा, वस्तु से बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में प्रकाश समानांतर किरण के लिए करते हैं, किरणें बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्थिति 3, करा कि वस्तु जब हम क्या करते हैं एफ और सी के बीच रखते हैं, यानी मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच जब हम क्या करते हैं रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए ये हो गया दर्पण, ठीक है। जब हम क्या करते हैं वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो एक प्रकाश की किरण इधर चला जाता है जो कि प्रवर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। दूसरा प्रकाश की किरण क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर होगा, तो प्रधान अक्ष के समांतर चला गया और
प्रवर्तन के बाद ये एफ से होकर गुजर गया। अभी दोनों प्रकाश की किरण जहां पे आके मिलेगा वहीं पे क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो देखिए वस्तु हम कहाँ रखे थे, दर्पण के आगे रखे थे, तो प्रतिबिंब क्या बना, दर्पण के आगे ही बन रहा है। लेकिन ये वस्तु सॉरी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तो वास्तविक बन रहा है, लेकिन वस्तु से बड़ा भी बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए वस्तु छोटा रखे थे, इतना सा रखे थे, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो वही कर रहा है कि जिसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत सी और अनंत के बीच बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत, मतलब कहीं भी, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ कहीं भी बन सकता है, उसके बीच बनता। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। देखिए वस्तु ऊपर की ओर रखे थे, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो उल्टा हो गया। वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु छोटा सा रखे थे, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब आता है स्थिति 4, जब हम क्या करते हैं, वस्तु को सी पर रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पे क्या किया गया है, ये प्रधान अक्ष है। जब हम क्या करते हैं, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलने के बाद एफ से होकर गुजरता है, दूसरा प्रकाश की किरण जब कहाँ से होकर गुजरती है, एफ से होकर गुजरती है, तो टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाते हैं। नियम को याद करिए, पहला प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरेगा, तो प्रधान अक्ष के समांतर होकर गुजरेगा, गुजरने के बाद ही मुख्य एफ से ही होकर गुजरेगा। ठीक है, दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ से गुजर रहा था, जब दूसरा प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा था, तो क्या हो जा रहा था, तो ये प्रधान अक्ष है उसके समांतर हो जा रहा था। तो यही नियम था, और नियम के आधार पर इसका फिगर इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए दोनों प्रकाश की किरण कहाँ आके मिला, यहाँ आके मिला, यानी जिस बिंदु पर आके मिल रहा है वो क्या हो गया, तो प्रतिबिंब बन गया। तो मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, तो इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। अच्छा, वास्तविक तो बन गया, सीधा या उल्टा, तो इसको उल्टा बोलेंगे। वस्तु ऊपर रखे थे, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। ठीक है, वस्तु के बराबर आकार के बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही, देखिए वस्तु था इतना, इतना सही बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु के सेम आकार का बनेगा, बराबर आकार के बनेगा। अब समझिए स्थिति 5 को, कह रहा है वस्तु जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ रखा हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा हो। देखिए इस प्रकार से, ये हो गया दर्पण, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया, दोनों के बीच जब वस्तु रखेंगे तो इस पहला प्रकाश की किरण क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, तो लोग समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ से होकर गुजर गया। दूसरा जब क्या होता है, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वापस ये क्या हो जाती है, उसी माध्यम में और उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरण इधर से इस बिंदु पर मिल रहा है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर ही बन जाएगा। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक है, अच्छा कैसा बनेगा, सीधा या उल्टा, तो वस्तु रखे तो ऊपर या प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, तो इसको बोलेंगे उल्टा प्रतिबिंब। अच्छा, वस्तु रखे थे इतना बड़ा, प्रतिबिंब बन रहा है इतना छोटा, तो क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। वही कर रहा है, देखिए वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, देखिए स्थिति 6 को, कह रहा है वस्तु जब कहाँ हो, अनंत पर रखा हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर रखा हुआ हो, तब जब प्रकाश की किरण क्या आती है, प्रधान अक्ष के समांतर आती है, तो आने के बाद एफ से होकर गुजरती है। तो दूसरा प्रकाश की किरण आती है तो ये भी एफ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो दो प्रकाश की किरण, दोनों प्रकाश की किरण कहाँ मिल रही है आके, तो एफ बिंदु पर ही मिल रही है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, तो एफ बिंदु पर ही बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, और हाँ एक चीज याद रखिएगा, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत में रखते हैं, तो प्रतिबिंब जब फोकस पर बनेगा तो बहुत ही छोटा रहेगा। जब हम वस्तु को क्या रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो खगोलीय दूरदर्शी में करते हैं।
अब देखिए ये डायग्राम बना हुआ है कॉलम, यहाँ से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ जैसे फोकस और ध्रुव के बीच जब हम क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। और कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, तो वस्तु से बड़ा होता है। दूसरा समझिए, जब हम क्या करते हैं, वस्तु को फोकस पर रखते हैं, तो जब फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है, तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और क्या होता है, जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट को समझिए। देखिए जब हम क्या करते हैं, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, और आकार कैसा होता है, तो वस्तु से बड़ा होता है। जब हम क्या करते हैं, अब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं, तो कैसा बनता है, प्रतिबिंब का स्थिति क्या होता है, तो वक्ता केंद्र पर बनता है। अच्छा ठीक है, कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। पांचवा पॉइंट समझिए, कह रहा है जब हम वक्ता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो बनता है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, मुख्य फोकस के बीच बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो वस्तु से छोटा। अच्छा, जब हम वस्तु को क्या करते हैं, अब अनंत पर रखते हैं, तो जब अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, तो फोकस पर होता है। मतलब प्रतिबिंब जो बनता है फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक का उल्टा बनता है। इसका आकार क्या होता है, साइज क्या होता है, तो वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।